ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं इस शो में। शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ, राहत वाली खबर के साथ। होम लोन सस्ते होने लगे हैं। क्या ये शुरुआत है, ब्याज दरें यहां से नहीं बढ़ेंगी, या ये केवल फेस्टिवल ऑफर है, इस बात को समझेंगे। बढ़ने वाली हैं टायर की कीमतें। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से टायर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये समझेंगे। पतंजलि से इतना खफा क्यों है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को हाजिर होने के लिए कहा गया है। क्या पूरा मामला है, ये जानेंगे। आरबीआई की मासिक रिपोर्ट आई है, मासिक रिपोर्ट में क्या पता चला, ये समझेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू होगा। आईपीओ में सेबी ला रहा है नई व्यवस्था। क्या नई व्यवस्था है, ये जानेंगे। कितनी अहम है ये, इससे क्या बदलेगा, ये समझा जाएगा। और चीन में हुआ इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, ये दिन की एक और बड़ी खबर है। क्या घोटाला हुआ, कैसे घोटाला हुआ, क्या इसका असर होगा, ये सब कुछ विस्तार से दिन की एक और बड़ी खबर में। बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर ब्याज दर 0.15% घटाने की घोषणा की है। नई ब्याज दर 8.30% हो गई है। ये ऑफर लिमिटेड अवधि के लिए है। बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि उसका होम लोन बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। एसबीआई, एचडीएफसी के होम लोन की दर 8.4%, यानी कि भारत में अगर कहीं सबसे सस्ता होम लोन मिल रहा है तो बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहा है। सर, ये एक शुरुआत मानी जाए कि यहां से ब्याज दरें नीचे ही आएंगी, इसलिए बैंकों ने शुरुआत कर दी है ब्याज दरें सस्ती करने की, या ये माना जाए ये फेस्टिवल ऑफर है, फेस्टिवल खत्म होंगे, ब्याज दरें बढ़ जाएंगी? ये ऑफर कुछ खास किस्म का लगता है और बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफर थोड़ा आकर्षक भी है, तो इसलिए जो होम लोन लेने वाले लोग उनके लिए समझना भी ज़रूरी है कि एक नए तरीके का ऑफर है। हालांकि त्योहारी ऑफर लगता है, इसको स्टार लोन ऑफर कहा गया है। इसमें एक और सुविधा उपलब्ध है कि अभी हाल में सरकार ने हर घर मुफ्त बिजली योजना घोषित की थी, उसके लिए भी सब्सिडी इस लोन का पार्ट है। यानी अगर आपको छत के ऊपर सोलर पैनल लगाना है तो इस लोन के जरिए आपको 10 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी। करीब करीब 78,000 रुपये के आसपास की फिनांसिंग सरकार की तरफ से 78,000 रुपये तक की फिनांसिंग इस लोन के साथ मिलती है अगर आप अपने घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। बाकी ब्याज दरें कम हैं, कई सारे आकर्षक पैकेज के साथ है, लेकिन ये त्योहारी लगता है। फिलहाल अभी ब्याज दरें बढ़ने की गुंजाइश तो बाजार में नहीं दिख रही है तात्कालिक तौर पर ब्याज दरें कम होंगी इसकी भी संभावना कम है। लेकिन चूंकि बाजार में अब प्रतिस्पर्धा फिर बनाने की कोशिश की जा रही है, बैंक इस उलझन में है कि एनबीएफसी से के जरिए जाने वाले लोन में अब कमी आ रही है, आरबीआई सख्ती कर रहा है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि रिजर्व बैंक ने बैंकों की बातें नहीं मानी और एनबीएफसी को रियायती दरों पर लोन देने या रियायतें देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अब वापस जो ट्रेडिशनल लोन का बाजार है, यहाँ जो भी ग्राहक हैं थोड़े बहुत मकान खरीदने वाले, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है। अगर रिजर्व बैंक आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने का कोई बड़ा संकेत नहीं देता तो हम अगले 3 से 4 महीनों में होम लोन की दरों में थोड़ी बहुत कमी या थोड़ी बहुत रियायतों की उम्मीद कर सकते हैं। कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी की वजह से टायर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म न्यूमोरा के मुताबिक पिछली तिमाही की तुलना में 18 मार्च तक घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतें 23% तक बढ़ गई हैं। रबड़ कारोबारियों के मुताबिक अप्रैल मई के दौरान भी भाव 200 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसे में टायर कंपनियों को वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में इजाफा करना पड़ सकता है। सर, और चीज़ों की भी कीमतें बढ़ रही हैं। टायर कंपनियों के स्टॉक्स अगर आप बाजार में देखें, बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो सारी टायर कंपनियों के स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई दी। जेके टायर, एमआरएफ, अपोलो टायर, गोडियर, सीएट सब के स्टॉक्स बाजार में गिरे। उसकी वजह है कि रबर, आपको शुभम ने बताई, इसके साथ क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं, उससे भी मिलने वाले कई सारे तत्व या इंग्रेडिएंट्स हैं जो टायर बनाने में काम आते हैं। और ये 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनकी वजह से, 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी वजह से टायर की कीमतों में अब बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूरी संभावना दिखाई दे रही कि कंपनियों को अपने टायरों की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और इस बढ़ोतरी के कारण उनकी मांग में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के विज्ञापनों से जुड़े अवमानना मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए नोटिसों का जवाब न देने पर कड़ी आपत्ति भी जताई है।
नोटिस में पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। सर, क्यों इतना खफा है सुप्रीम कोर्ट? ये मामला अब योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए थोड़ा मुश्किल भरा बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख खासा सख्त था। मामला यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका दायर की थी, समय से चल रहा है मामला, 1-1.5 साल से, जिसमें कहा था कि बाबा रामदेव और उनकी कंपनी अपनी दवाओं से डायबिटीज़ और अस्थमा जैसी बीमारियों के क्योर का, इलाज का दावा करते हैं, जबकि उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है और ये सूचना मिसलीडिंग है, गलत है, भ्रामक है, और इसके जरिए इन दवाओं को लेकर जो लोग इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको कोई लाभ नहीं होता। ये इस तरीके के दावे इलाज के नहीं किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था और इस तरीके के मिसलीडिंग एड्स पर सवाल पूछा था और कंपनी के दोनों मालिकों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था। वो अभी तक पेशी नहीं हुई है और इसलिए अब अदालत ने उनसे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा है। ये मामला आने वाले समय में थोड़ा और सख्त नया मोड़ ले सकता है। महंगाई दर को 4% तक लाने में रिजर्व बैंक के सामने सबसे बड़ी रुकावट खाद्य महंगाई बनी हुई है। बैंक ने मासिक रिपोर्ट में कहा है कि कोर महंगाई दर तो कम हो रही है, लेकिन खाद्य महंगाई दर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिस वजह से महंगाई दर को 4% तक लाने की चुनौती पेश हो रही है। बैंक ने अपनी मासिक रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 8% या इससे ऊपर बनी रहने की संभावना है। सर, आरबीआई की रिपोर्ट में महंगाई को लेकर जो चिंता दिखाई गई है, खाद्य महंगाई को लेकर दिखाई दी, ऐसा क्यों? कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी और हमने बताया था कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो रिजर्व बैंक के लिए अब राहत का विषय है। हालांकि उससे कहीं ना कहीं बाजार में मांग टूटने की और मंदी की संभावनाएं भी दिखती हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन के मोर्चे पर रिजर्व बैंक थोड़ा राहत में है। खाद्य महंगाई चुनौती है और देखिए वो बात रिजर्व बैंक का जो बुलेटिन आता है उसमें खुलकर सामने आ गई। फलों की, दालों की, अनाज की, इनकी सबकी कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, स्पाइसेस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रिजर्व बैंक को कृषि की तरफ से महंगाई को संभालने में मुश्किल हो रही है और वो अब खासी जिद्दी महंगाई हो चुकी है। क्योंकि अगर आप ध्यान से खाद्य महंगाई का पूरा रुख देखें शुभम, पिछले 1 साल में बल्कि 1 साल के अगर आप 2-1.5 साल का भी समय माने तो 3 फसलें गुजर चुकी हैं, पर कई सारी चीज़ों की कीमतें लगातार खाद्य महंगाई की बास्केट में ऊंची बनी हुई है, चाहे वो स्पाइसेस हों या वो गेहूं और चावल हों या दलहन हो, इनकी सब की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो मौसम बदलने के साथ, फसलों का चक्र बदलने के साथ, नई फसलों की आमद के बाद भी बाजार में खाद्य महंगाई में कमी आती नहीं दिख रही और यही रिजर्व बैंक की चिंता की वजह है। लेकिन यहाँ दूसरी और भी चुनौती अब पिछले 1 हफ्ते के अंदर रिजर्व बैंक में उभरती दिखाई दी। हालांकि रिजर्व बैंक ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें $90 के करीब पहुँच रही हैं, $87 से $90 के आसपास पहुँच रही हैं और सरकार ने कीमतें हालांकि बाजार में घटाई हैं, लेकिन कच्चे तेल की प्राइस बढ़ने का असर सारे उन उद्योगों पर पड़ेगा जिनके लिए वो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसमें टायर एक है जिसका उदाहरण हमने आपको दिया है। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियों के लिए भी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से जो रॉ मटेरियल आता है, क्रूड ऑयल से निकलता है, उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी। पेंट और बाकी उद्योग भी, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो महंगाई का मोर्चा हो सकता है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाए। फूड इन्फ्लेशन तो मौजूद ही होगी, फ्यूल की इन्फ्लेशन जो लंबे समय से स्थिर थी वो शायद वापसी करेगी। सर, और क्या खास कहा गया इस रिपोर्ट में? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां भी आई जिनके बारे में जो जानना जरूरी है। रिजर्व बैंक का यह कहना था कि भारत की एफएमसीजी सेक्टर, आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है और ध्यान से सुनना जरूरी है। हम लगातार आपको अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे कि चुनाव के मौसम में नई फसल के आने के साथ बाजार में मांग की परिस्थिति क्या बनने वाली है। इस विषय पर चर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मांग से हम यहाँ पाते हैं, समझ पाते हैं कि बाजार में कितने नए रोजगार आएंगे, कंपनियां कितना निवेश करेंगी। हमने आपको बताया था कि चुनाव से मांग बढ़ने की संभावना नहीं है, ऐसा कंपनियां मान रही थी। और अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि एफएमसीजी सेक्टर को अगले 6 महीने में अपनी डिमांड में कमी झेलनी पड़ेगी, मांग में कमी झेलनी पड़ेगी। और रिजर्व बैंक ने इस आंकड़े में जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही है कि अब एक बड़ा शिफ्ट एफएमसीजी सेक्टर के बिजनेस में आने वाले समय में दिखाई देगा, जहां प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और जो मास प्रोडक्ट हैं उनकी मांग में कमी होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पर कैपिटा इनकम में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा है। भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आप इस बात को हमारे कार्यक्रमों में अलग अलग सुन चुके हैं। यही वो के शेप रिकवरी है जिसकी चर्चा हम बराबर करते रहें। और उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी भारत की जीडीपी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हमारी आपकी खपत खर्च जो हम अपने जेब से खर्च करते हैं सामान खरीदने पर, वो अभी भी लो है। तीसरे क्वार्टर में भी फेस्टिवल सीजन के बाद भी
पिछली तिमाही का फेस्टिवल सीजन दिवाली के मौसम के बाद भी उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। जो डिमांड बनती दिखाई दे रही है सारे सेक्टर्स में, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, प्रीमियम उत्पादों की बनती दिखाई दे रही है, और इसलिए एफएमसीजी कंपनियों को आने वाले समय में मांग में कमी का सामना करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों की उस मांग को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें बैंकों ने कहा था कि सरकार समर्थित एनबीएफसी को दिए गए कर्ज में रिस्क वेटेज के नियमों में ढील दी जाए। बैंकों को लिखे गए पत्र में आरबीआई ने कहा है कि वे किसी एक तरह की एनबीएफसी कंपनियों को अलग से छूट नहीं दे सकते। सर, बैंक ये खासा तौर पे मांग क्यों कर रहे हैं? बैंक की मांग की वजह यह है कि बैंकों के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा एनबीएफसीज के जरिए जाता है। हम इस पर चर्चा करते रहे, इसको आप लेजी बैंकिंग भी कह सकते हैं। बैंक पैसा एनबीएफसीज को देते हैं और एनबीएफसीज उन कस्टमर्स, उन ग्राहकों तक पहुंचाती हैं जिनको आमतौर पर बैंक पैसा नहीं दे सकते, जिनकी क्रेडिट रेटिंग और साख अच्छी नहीं है, और चूंकि ये कर्ज महंगी कीमत पर दिया जाता है तो बैंकों को उस पर बेहतर रिटर्न हासिल होते हैं। हाल के महीनों में हमें रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के नियमों कर्ज पर काफ़ी सख्ती की है। खासतौर से अनसिक्योर्ड लोन जो एनबीएफसी ने बांटे थे उस पर काफ़ी सख्त नियम बनाए गए हैं। उनके लिए रिस्क वेटेजेस बढ़ाए गए हैं। रिस्क वेटेज बढ़ने के कारण एनबीएफसी के कर्ज देने की रफ्तार में कमी आई है। रिजर्व बैंक ने अपना जो दस्तावेज दिया है, जो बुलेटिन दिया है, उसमें भी इस बात का संकेत दिया है कि आने वाले 6 महीनों में भारत में कर्ज की मांग में कमी आएगी, कर्ज की मांग में गिरावट होगी, और ऐसी स्थिति में बैंकों के लिए चुनौती होगी कि वो कर्ज को किसके जरिए पुश करेंगे, किसके जरिए बाजार में भेजेंगे। और उनका जो सबसे बड़ा व्हीकल है वो एनबीएफसीज थे। वही ले जाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को, स्मॉल स्केल कंपनियों को, कंपनीज को लोन देते थे। क्योंकि अगर आप भारत के बड़े कॉर्पोरेट्स की बोरोइंग देखें तो पिछले 1 साल में काफ़ी कम रही है, बल्कि काफ़ी लोगों ने डीलेवरेज किया है और अपने कारोबार को संतुलित करने की कोशिश की है। ऐसी स्थिति में बैंकों ने रिजर्व बैंक से ये निवेदन किया था, अनुरोध किया था कि थोड़ा रियायत बरती जाए एनबीएफसी कंपनियों के पर शर्तों में, लेकिन रिजर्व बैंक फिलहाल कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। आईएलएफएस और देवान हाउसिंग फाइनेंस का जला रिजर्व बैंक अब छाछ भी फूंक फूंक पर पिएगा। चुनाव से पहले मांग कमजोर रहने की वजह से स्मार्टफोन की बिक्री सुस्त रहने की आशंका है। काउंटर पॉइंट की रिसर्च के मुताबिक जनवरी में स्मार्टफोन की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में भी इसी तरीके का रुझान देखा गया है। मांग में कमी की वजह से 20,000 रुपये से कम वाले मोबाइल फ़ोन की बिक्री घट रही है। सर, मांग को ताकत क्यों नहीं मिल पा रही? वही बात जो हमने अभी आपसे रिजर्व बैंक की पॉलिसी के, रिजर्व बैंक के नोट के संदर्भ में कही थी कि 20,000 रुपये से नीचे के जो फ़ोन है वो भारत में स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा हाई प्राइस सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम सेगमेंट है, जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बिकता है। क्योंकि स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ी हैं, खपत खर्च में कमी आई है, महंगाई ज़्यादा है, इसलिए स्मार्टफोन की बिक्री कमज़ोर दिखाई दे रही है, और ये स्थिति पिछले 1 साल से बनी हुई है। लेकिन इसकी बिल्कुल उल्टी परिस्थिति हमें हाई प्रीमियम सेगमेंट्स में दिखाई देती है। स्मार्टफोन का जो प्रीमियम सेगमेंट है, जहाँ 50,000 रुपये से ऊपर के फ़ोन हैं, उनकी बिक्री छलांगे मार रही है। एनएचएआई की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट ने 889 किलोमीटर नेशनल हाईवे बेचकर 16,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एनएचएआई का अब तक का सबसे बड़ा मोनेटाइजेशन ड्राइव है। तीसरे मोनेटाइजेशन राउंड में एनएचआईटी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाया है। इसमें भारतीय बैंक भी शामिल हैं। सर, कौन सी सड़कें मोनेटाइज की गई और कौन ये निवेशक हैं? एनएचएआई को फाइनली, हम लोग इस सवाल को लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में पूछ रहे थे कि एनएचएआई सड़कें बनाने के लिए कि बेचने के लिए। अंततः एनएचएआई ने इस साल की समाप्ति तक सड़कें बेचने में एक बड़ी सफलता हासिल की। 16,000 करोड़ रुपए के सड़कों की करीब 889 किलोमीटर की सड़कें बेची हैं इनविट ट्रस्ट के जरिए। एक ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट में के जरिए भारत और विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है और उनके जरिए सड़कों के राइट्स और सड़कों के में भागीदारी को बेचा जाता है। सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन सी सड़कें शामिल की गई। आंकड़े बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो इनविट है, उसने जो 12,000 करोड़ की सड़कें बेची हैं, उनमें करीब 115 टोल ऑपरेटिंग रोड हैं जो 1525 किलोमीटर लंबी हैं, 9 राज्यों की, जिन्हें से शामिल किया गया था, और इन सब पे टोल लगता है। इसमें आसाम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सड़कें हैं जिन्हें इस राउंड में बेचा गया। इन पर टोल चलाने के अधिकार है, उनसे टोल से होने वाली कमाई को आधार बनाकर इन्हें इनके राइट्स बेचे गए हैं। इनमें कंसेशन का पीरियड 20 से 30 साल का है। 20 से 30 साल तक इन पर एनएचएआई अपनी तरफ से रियायत दे रही है। जो बड़े निवेशक आए हैं उसमें भारतीय कंपनियां भी हैं, एसबीआई पेंशन फंड भी है, राजस्थान का राज्य विद्युत कर्मचारी पेंशन फंड है, भारत के में आईयूसीएल के एम्प्लॉइज़ का जो पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, इसके पैसे भी इसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों ने इन सड़कों में निवेश किया है, जिसमें टाटा, एआईजी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ हैं, एसबीआई और निपॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड्स ने भी
इस इनविट में निवेश किया है, जिससे 16,000 करोड़ रुपए की सड़कें बेची गई हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आईपीओ के निवेशकों को कंपनी से जुड़ी जानकारी को समझने में अब आसानी होगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि आईपीओ लाने वाली कंपनी को कंपनी से जुड़ी हर जानकारी ऑडियो विजुअल फॉर्म में उपलब्ध करानी होगी। अगर ऐसा होता है तो आईपीओ लाने वाली कंपनी की जानकारी को निवेशक आसानी से समझ सकेंगे। अभी तक कंपनियों की तरफ से भारी भरकम शब्दों में डिस्क्लोजर की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी और यही डिस्क्लोजर की जो जानकारियां थीं, यही जो क्लिष्ट चीज़ें थीं, इनको समझने में मदद करता है मनी 9 का वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट। मनी 9 का ये सेगमेंट है, एक प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम आपको इसी डिस्क्लोजर्स फॉर्म में से, इसी डॉक्यूमेंट्स में से जो कंपनी की तरफ से लाए जाते थे, हम पढ़कर समझकर बताते थे आपको कि क्या आपको जानना ज़रूरी है। एक्सपर्ट की राय होती थी, ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया होता था, मैनेजमेंट से बातचीत होती थी। यही सब कुछ सिमिलर ऐसा ही कुछ सेबी करने की कोशिश कर रहा है। सर क्या फायदा होगा इससे? ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए सेबी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। भारत के आईपीओ दस्तावेज, मुझे लगता है कि भारत के 70-80% लोग जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं उसको पढ़कर कुछ नहीं जान सकते। पूरा दस्तावेज जो आपको आपके पास या तो किसी वेबसाइट पर मिलता है या डॉक्यूमेंट के साथ मिलता है, उसको पढ़कर समझना, उसके रिस्क प्रोफाइल को समझना, उसके विभिन्न आंकड़ों और फार्मूलेज को समझना बेहद मुश्किल होता है। और इसलिए अंततः आईपीओ में निवेश किसी की सलाह पर किया जाता है या अपनी छोटी मोटी समझ के आधार पर किया जाता है। शुभम ने आपको बताया कि वाकई आईपीओ में हम यही गुत्थियां खोलने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। सेबी ने यह कहा है कि अब निवेशकों को ये सारी जानकारियां एक ऑडियो विजुअल वीडियो के फॉर्मेट में देनी होगी। इसके बायलिंगुअल वीडियोस बनाए जाएंगे अलग अलग भाषाओं में। अधिकतम 8 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो के जरिए मुख्यतः कंपनी को यह बताना होगा कि उसके आईपीओ में जोखिम क्या क्या है, उसके आईपीओ में रिस्क क्या क्या है। ये अपने तरीके का अभिनव प्रयोग है, पहले तरह का प्रयोग है। आप कल्पना करें कि कोई आईपीओ लाने वाली कंपनी आपके सामने वीडियो लेकर आ रही है और बताएगी कि इसमें निवेश करने पर आपको ये नुकसान हो सकते हैं। पारदर्शिता की दृष्टि से, आईपीओ पारदर्शिता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी कदम है। सेबी को ऐसा इसलिए करना पड़ा कि हम आपको बराबर बताते रहें कि अभी स्मॉल बोर्ड के आईपीओ में तमाम समस्याएं पाई गई हैं। सेबी ने उस पर जाँच भी की है और कहा है कि जो छोटी कंपनियों के आईपीओ हैं उनमें गलत सूचनाएं दी गई निवेशकों को पता नहीं था। बड़ी कंपनियों के आईपीओ में भी बहुत सारी सूचनाएं नहीं आती हैं। तो ये नया प्रयोग है। कंपनियां ये सूचनाएं कैसे बनाएंगी, क्या बताएंगी, उनको कैसे ये पूरा कंटेंट बनाकर लोगों के बीच में लाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आईपीओ के बारे में मनी 9 आपको खुलकर लगातार बताता रहेगा, स्पष्ट रूप से जानकारी देता रहेगा कि किस आईपीओ में निवेश करने के क्या फायदे हैं और उससे ज़्यादा निवेश करने के क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो आप मनी 9 के साथ जुड़े रहिए, सुपर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां के आईपीओ को लगातार देखते रहिए। सीबीडीटी ने टैक्स विवादों में अपील दाखिल करने का दायरा बढ़ा दिया। आयकर अधिकारी अब टीडीएस, टीसीएस, अघोषित विदेशी आय और ईडी और जीएसटी जैसी एजेंसियों से मिली सूचना से जुड़े मामलों में अपील दायर कर सकेंगे। 2019 में टैक्स डिमांड की तय सीमा के तहत अभी तक अधिकारी आईटीएटी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर कर सकते थे। सर क्या प्रावधान है, क्या मतलब? ये सीबीडीटी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है आगे और आने वाले समय में जो लिटिगेशंस हैं, आने वाले समय में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किए जाने वाले मुकदमे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी टैक्स अथॉरिटीज़ के पास या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास आईटीएटी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूटेड टैक्स, जो विवादित टैक्स डिमांड है, उसमें 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए, 50 लाख तक आईटीएटी में, 1 करोड़ रुपए तक हाई कोर्ट में और 2 करोड़ रुपए तक की डिमांड्स पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की छूट है। ये 2019 में समय सीमा में ये सीमा तय की गई थी। इस तरह के मामलों पर वो अपील दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अब सीबीडीटी ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये इजाज़त दी है कि वो किसी भी इस परिस्थिति में टीडीएस, टीसीएस, विदेशी आय की सूचना ना मिलने पर, जीएसटी से कोई सूचना मिली है, इसके आधार पर वो अपील दाखिल कर सकते हैं और किसी भी सीमा में किसी भी तरीके की टैक्स डिमांड को लेकर, किसी भी सीमा की टैक्स डिमांड को लेकर जा सकते हैं। और ये वजह इसलिए हमने आपको कल बताया था कि करीब 54-55 हज़ार करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई है और उसकी वसूली के लिए अब ये बड़ा ड्राइव लिटिगेशन का और अपील दाखिल करने का बड़ा ड्राइव शुरू किया जा रहा है।
सर, अपील को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ नया काम कर रहा है कि तेजी से अपील हो पाएगी कुछ खास स्थितियों में, वो क्या है? एक और महत्वपूर्ण फैसला अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, खासतौर से टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, सीबीडीटी की तरफ से। वो जानना जरूरी है कि अगर किसी का कोई विवादित मामला है तो उसे तेजी से आगे उस पर फैसला करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं कि अगर आप उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपका विवादित मामला तत्काल सुलझाया जा सकता है। इसमें एक दिलचस्प प्रावधान ये भी है कि अगर कोई वीआईपी की तरफ से भी उसकी सिफारिश आती है तो आपके मामले पर पहले और जल्द सुनवाई की जा सकती है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये मामला कुछ इस तरीके का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक नोटिस भेजा है, उस नोटिस पर आपकी अपील या हियरिंग होनी है, लंबा समय लगता है, आप इंतजार करते रहते हैं, उसको तेजी से वरीयता के आधार पर सुनने और निस्तारण करने के लिए कुछ शर्तें तय की गई। यानी अगर ये शर्तें आप पूरी करते हैं तो आपकी अपील इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वरीयता के आधार पर प्रायोरिटी पर सुनी जाएगी। और शर्तें क्या हैं? शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई टैक्स डिमांड 1 करोड़ रुपए से ऊपर की है। दूसरी यह है कि किसी वीआईपी की तरफ से सिफारिश आई है उसे तत्काल डिस्पोज करने की, उसको एक्सपेडाइट करके डिस्पोज करने की। इसके अलावा जहां कोर्ट का कोई आदेश जुड़ा हुआ है किसी टैक्स डिमांड के साथ, इसके अलावा जिसमें कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व है किसी टैक्स डिमांड में, जिसका मामला जो 60 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ लोग नागरिक हैं उनके मामले, और जहां पर कोई वास्तविक रूप से गहरे संकट में या समस्या में है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दौड़कर चक्कर लगाकर अपनी अपीलों की सुनवाई नहीं करा पा रहा, ऐसी स्थिति में उनकी अपीलों को वरीयता के आधार पर सुना जाएगा। ऐसे ये नए नियम जारी हुए हैं। चीन की एवरग्रांडे ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसे चीन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। एवरग्रांडे ग्रुप के फाउंडर पर राजस्व को 78 अरब डॉलर बढ़ाकर दिखाने का आरोप है। इससे उनके ऊपर कानूनी संकट बढ़ गया है। चीन के सिक्योरिटी रेगुलेटर ने एवरग्रांडे ग्रुप की प्रमुख ऑनशोर यूनिट पर 58 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। सर, क्या फ्रॉड किया, कैसे किया? चीन के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है और चीन के इतिहास का सबसे बड़ा डिफॉल्ट भी था एवरग्रांडे। चीन के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के भीतर गहरी समस्याएं थी, इनके बारे में आपको बराबर बताते रहे। इस कंपनी ने किया क्या? इस कंपनी ने अपनी सेल्स का आंकड़ा सही ढंग से घोषित नहीं किया। इसकी बिक्री जितनी यूनिट्स की थी उससे कई गुना ज़्यादा बिक्री बढ़ाकर दिखाई गई और उस बिक्री को बढ़ाकर दिखाने के बाद उसके बदले कर्ज लिया गया। यानी कंपनी नकली मकानों की बिक्री कर रही थी, फर्जी आंकड़े तैयार कर रही थी, अकाउंटिंग में गफलत कर रही थी। तो ये अकाउंटिंग का फ्रॉड भी है, ये डेट का फ्रॉड भी है और ये मिस रिपोर्टिंग का फ्रॉड भी है। 3 तरीके का फ्रॉड है और इसकी टोटल वैल्यूएशन मानी गई कि 2019-20 में एवरग्रांडे ने करीब 78 बिलियन डॉलर की इन्फ्लेटेड सेल्स दिखाई। यानी उतनी बिक्री नहीं थी जितनी बिक्री दिखाई गई। और अब रेगुलेटर्स को यह पता चला कि ये कंपनी पूरी तरह फ्रॉड कर रही थी। अब इसे नोटिस भेजा गया है, इस पर जुर्माना लगाया गया है। और अगर आप दुनिया में बड़े घोटालों की तुलना में देखें तो एनरॉन का फ्रॉड करीब 600 मिलियन डॉलर का था, वहां पर मुनाफे बढ़ाकर दिखाए गए थे। एनरॉन का मशहूर किस्सा है जहां कंपनी को मुनाफे नहीं हो रहे थे, बुक्स को कुक किया गया और नए सिरे से मुनाफे दिखाए गए, जिसके बाद फिर अमेरिका में अकाउंटिंग के पूरे रूल बदलने लगे। बड़े वर्ल्ड कॉम का एक घोटाला था जो 99 में हुआ था, 1999-2000 में हुआ था, वो 11 बिलियन डॉलर का था। उनकी तुलना में दुनिया का ये सबसे बड़ा घोटाला है जहां 78 बिलियन डॉलर का फ्रॉड मकानों को बेचने में एवरग्रांडे ने किया है। सर, क्या असर पड़ेगा रियल एस्टेट सेक्टर पर ओवरऑल चीन के? चीन का रियल एस्टेट सेक्टर की हालत बुरी है। हम लगातार कंट्री गार्डन, एवरग्रांडे जैसी कंपनियों का डिफॉल्ट देख रहे हैं। ये एक नया पहलू है और इससे चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर भरोसे में और ज़्यादा कमी आएगी। बाजार के भीतर वैसे भी चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर चुनौतियाँ ज़्यादा गहरी हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था शुभम की इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट्स हैं। ये वो डिफ़ॉल्ट हैं कि कंपनियों ने अपने यहाँ मकान ज़्यादा बना लिए, मॉल ज़्यादा क्रिएट कर ली, सिटी ज़्यादा क्रिएट कर ली और बाद में डिमांड नहीं आई, उनकी बिक्री नहीं हुई और इसलिए कंपनियां डिफॉल्ट कर गई, कर्ज नहीं चुका पाई। लेकिन अब एवरग्रांडे जैसे काम कई और जगह भी हो सकते हैं जहां कंपनियों ने वास्तव में मकान बनाए ही नहीं, बेचे ही नहीं और उनके गलत आंकड़े दिखाकर अकाउंटिंग में फ्रॉड करके अधिकारियों से मिलकर अपने लिए ज़्यादा कर्ज ले लिया। हम आपको बता चुके हैं अपने कार्यक्रम में चीन में क्या हो रहा है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर वहाँ की सरकारों से के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वहाँ की राज्य सरकारों के रेवेन्यू और राजस्व चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर निर्भर हैं और चीन के रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट में राज्य सरकारें अपना निवेश भी करती हैं, जिसके जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं ताकि रियल एस्टेट सेक्टर्स को मदद मिल सके, कंपनियों को मदद मिल सके और उनके फ्लैट्स की, शॉपिंग मॉल्स की, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री हो सके। तो एक किस्म से ये एक तरीके की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और इसीलिए चीन के
की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में रियल एस्टेट का सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हिस्सा इतना बड़ा है। और अब अगर एवरग्रांडे जैसी स्थिति किसी और बड़ी कंपनी में भी निकलती, वहाँ भी ऐसा हुआ होगा, तो फिर चीन की गिरती विकास दर के लिए एक बड़ा झटका होगा। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा चुनावों के दौरान एआई से तैयार होने वाले कंटेंट पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। मेटा ने भारत में आम चुनाव के दौरान किसी भी गलत सूचना और एआई से तैयार होने वाले कंटेंट के दुरुपयोग पर रोक लगाने का संकल्प लिया। कंपनी ने कहा कि अगर कंटेंट से मतदान की प्रक्रिया प्रभावित होती है, हिंसा भड़कती है, तो वह उसे हटा देगी। मार्च के दौरान गैर बासमती चावल की कीमतों में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का बासमती निर्यात रिकॉर्ड $5 अरब के आंकड़े को पार कर सकता है। मध्य पूर्व के पारंपरिक बाजारों, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य बाजारों से भी मांग मजबूत देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 23-24 के शुरुआती 10 महीनों यानी अप्रैल से जनवरी की बात हो रही है, इसमें बासमती निर्यात की ग्रोथ 20% दर्ज की गई है। देश की मंडियों में रबी प्याज की आवक में बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में आवक बढ़ने की वजह से प्याज का भाव घटकर 1500 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। पिछले साल निर्यात पर प्रतिबंध लगने से पहले प्याज का भाव करीब 4500 रुपये प्रति क्विंटल था। प्याज कारोबारियों का कहना है अगले कुछ हफ्ते में प्याज की आवक में और बढ़ोतरी होगी, जिससे कीमतें बुरी तरह टूट जाएंगी। फिनटेक कंपनी पेटीएम पर हुई रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद उसकी ऐप पर पेमेंट बैंक से जुड़ी सेवाएं बंद हो गई हैं। कंपनी की तरफ से मोबाइल ऐप पर वॉलेट को हटा लिया गया है और वॉलेट की जगह 4 बैंकों को जोड़ा गया है, जिसके जरिए कंपनी की तरफ से यूपीआई सेवाएं दी जा रही हैं। यानी पेटीएम अब गूगल पे और फोन पे की तरह यूपीआई सर्विस ऐप बनकर रह गया है। स्पाइस जेट के एमडी अजय सिंह और ईज माई ट्रिप के फाउंडर निशांत पिट्टी ने संयुक्त रूप से संकटग्रस्त एयरलाइंस गो फर्स्ट को खरीदने के लिए अपनी बोली को 150 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। इसके बाद अब कुल बोली का जो आकार है वो 1650 से 1700 करोड़ रुपए हो गया है। क्रेडिटर्स की कमेटी इसी महीने बोलियों का मूल्यांकन करेगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? पेटीएम के घटनाक्रम को समझना आपके लिए ज़रूरी है कि शायद आप इसके ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो। एक तो पेटीएम का अगर आप फास्टैग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो फास्टैग नहीं काम कर रहा है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने, एनपीसीआई ने करीब 39 बैंकों की सूची दी है। उनमें से कोई भी बैंक चुनकर आप अपना फास्टैग वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पेटीएम के ऐप में पर अब परिवर्तन हो गया है। वहाँ आपको मोबाइल का वॉलेट नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको वहाँ डिफ़ॉल्ट में वो बैंक दिखाई देंगे जिन बैंक्स के जरिए पेटीएम के ग्राहक या पेटीएम के लोग अपना कारोबार कर सकेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझा है, तो पेटीएम के ऐप पे जाकर अपने आप को, अपनी यूपीआई की प्रक्रिया को समझ लें और अपना बैंक चुन सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि फास्टैग का एक बड़ा हिस्सा, पेटीएम के फास्टैग का एक बड़ा हिस्सा एचडीएफसी या एक्सिस बैंक को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ से कस्टमर्स जो मूव कर रहे हैं वो इन 2 बैंक्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, लेकिन एक बड़ी खबर अभी रह गई है। आज की बड़ी खबर ये है कि मनी 9 का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कीजिए। क्यों कीजिए, आज उसकी आपको एक और ख़ास वजह मैं बताता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि लोग अगर आपसे कहते होंगे कि आप बचत कीजिए, आप खर्चा कम कीजिए, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा। कई बार आपने लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि अरे ठीक है यार, अगर इतना नहीं बचाएंगे या इतना बचा लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कोई भी अमाउंट रखिए, अगर आप इसकी हर महीने बचत करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड में सिप करके कर सकते हैं, ये हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये की सिप अगर हम कुछ वर्षों तक करें और उस पर 12 से 15% जो रिटर्न आमतौर पर म्यूचुअल फंड निवेशक बताते हैं वो किया जाए, तो कितना पैसा मिल जाएगा? तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये कैलकुलेटर, सिप कैलकुलेटर सामने आप देखिए, कितना अमाउंट आप बचाना चाहते हैं उसमें वो लिखिए। रिटर्न आप 12 से 15% तक कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप लिखिए, सबमिट कर दीजिए बस ये जानकारी। और देखिए मनी 9 का ये खास कैलकुलेटर आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है सबमिट करते ही कि आपको टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी, टोटल आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब आपके हाथ में मोबाइल ऐप है तो आप अपना मनपसंद अमाउंट डालिए, अपना मनपसंद कितने साल के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं उतने वर्ष डालिए, 12 से 15% के आसपास का रिटर्न रखिए और इस कैलकुलेटर से अपनी गोल प्लानिंग को आप आसान कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, बेटी की शादी करनी है, आपको घूमने जाना है, आपको घर खरीदना है आज से 10 साल बाद। अब आपने सोचा कि ठीक है यार, आज से 10 साल बाद मुझे से इतना पैसा चाहिए, से 1 करोड़ रुपया चाहिए।
कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, कैलकुलेट करके देखता हूँ। अगर 15,000 रुपये में 12% के हिसाब से बचाऊंगा, 20 साल बचाऊंगा तो हो जाएगा। आपको पता चला कि हाँ हो जाएगा या कम रह जाएगा, तो आप अमाउंट बढ़ा लीजिए। ज़्यादा हो जाएगा तो आप उस अमाउंट को कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इससे अब निर्णय ले सकते हैं। गोल प्लानिंग के लिए कैलकुलेटर आपको बहुत मदद करेगा। कल मैंने बताया था आस्क द एक्सपर्ट के बारे में, आज बताया सिप कैलकुलेटर वाले में। हर रोज आपको इस ऐप से जुड़ी एक ऐसी खास, एक अनोखी, एक अभिनव बात बताऊंगा जो आपको पसंद आएगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कीजिए और हर रोज सीखिए, समझिए कि इस ऐप का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमोद लाल है।